गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन क्लास +1। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टॉपिक कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। हमारे 5 कंपोनेंट्स है फिजिकल फिटनेस के, जिसके में से 4 के बारे में हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब आज हम 5th कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ की अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन की कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ आर दोज एबिलिटीज़ विच इनेबल एन इंडिविजुअल टू डू वेरियस रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। कि ये वो एबिलिटीज़ हैं जिसके कारण हम किसी भी एक्टिविटी को एक्यूरेटली या एफिशिएंटली कर सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। कि हमारे माइंड का और हमारी बॉडी का जो आपस में कोऑर्डिनेशन होता है उसको हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ बोलते हैं। कि हर गेम में, ठीक है ना, हर एक्टिविटी में इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर हम बात करें किसी भी गेम के एग्जांपल की, कि एग्जांपल के लिए अगर मैं एथलेटिक्स की बात करूँ, रनिंग के टाइम पे, ठीक है ना, अगर हम भागते भागते अगर हमारा ध्यान पीछे वाले रनर्स की तरफ चला जाए तो हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी। क्योंकि हमारा माइंड जब डाइवर्ट हो गया तो हमारे लेग्स की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर शूटिंग की बात करें, निशाना लगाते समय हमारा ध्यान जो माइंड है कहीं और कुछ और सोचने लग जाए तो हमारा जो निशाना चूक जाएगा। सो हमारे माइंड और हमारी बॉडी पार्ट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। सबसे पहले इसमें आता है ओरिएंटेशन एबिलिटी। ओरिएंटेशन एबिलिटी क्या होता है? इट इज़ द स्पोर्ट्स पर्सन एबिलिटी टू एनालाइज एंड चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स इन टाइम एंड स्पेस इन रिलेशन टू ग्रेविटी, मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉल, ओपोनेंट, प्लेइंग फील्ड एक्सेट्रा। कि मीन स्पोर्ट्स पर्सन की, ठीक है ना, एबिलिटी है कि वो अपने बॉडी के, ठीक है ना, बॉडी या उसके पार्ट्स की अकॉर्डिंग टू टाइम या स्पेस, ठीक है ना, जो उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, या मूवमेंट में, उसको एनालाइज करना। फॉर एग्जांपल के लिए आप ग्रेविटी में हमारे बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट कैसे होती है, सामने से कोई बॉल आ रही है तो हमारी बॉडी अचानक से उस बॉल से बचने के लिए अपने आप को कैसे बेंड करती है, ठीक है, दैट इज ओरिएंटेशन एबिलिटी। नेक्स्ट होता है कपलिंग एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी इज द एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर परफॉर्मिंग परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट। कि हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स का कंबाइन होकर किसी गेम के लिए परफॉर्म करना। फॉर एग्जांपल के लिए जिम्नास्टिक। सो जिम्नास्टिक एक ऐसी गेम है जिसमें हमारे सारे बॉडी पार्ट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है और हमारे माइंड का उसके साथ अटैच होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन एबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली टू ए सिग्नल। कि मतलब किसी भी सिग्नल के लिए हमारा जो रिएक्शन है वो कितनी जल्दी और, ठीक है ना, क्विकली होता है और इफेक्टिवली होता है। ये दो तरह का होता है स्टूडेंट, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी और कम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। सिंपल रिएक्शन एबिलिटी मतलब जब हमें सिग्नल का पता है कि हमें किस तरह के सिग्नल पर रिएक्ट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए एथलेटिक्स में जब हमें पता कि क्लैपर के थ्रू हमें सिग्नल दिया जाएगा तो हमारा माइंड क्लैपर की तरफ रहता है, या फिर गन शॉट का सिग्नल दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है ना, सिंपल रिएक्शन। कम्प्लेक्स स्टूडेंट्स वो होती है रिएक्शन एबिलिटी जिसमें हमें सिग्नल के बारे में पता ही नहीं है किस तरह के सिग्नल पे हमें कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। कि जब जो प्लेयर है उसको पता ही नहीं कि किस तरह के सिग्नल उसको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए फुटबॉल गेम में, ठीक है, आप गोलकीपर का ध्यान जब बॉलर्स की तरफ, बॉल की तरफ होता है, उसके अपोनेंट की तरफ होता है, एकदम से रेफरी की तरफ से कोई इशारा आ जाए तो उसकी तरफ उसे तुरंत रिएक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है बैलेंस एबिलिटी। बैलेंस एबिलिटी, ठीक है ना, इज द एबिलिटी टू कीप बॉडी एंड इट्स पार्ट्स इन ए रिलेटिव स्टेबल पोजीशन इन बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक कंडीशन, ठीक है ना। या फिर इट मीन्स टू रीगेन बैलेंस क्विकली आफ्टर डिस्टर्बिंग मूवमेंट। कि किसी भी मूवमेंट के बाद, ठीक है ना, डिस्टर्बिंग मूवमेंट के बाद अपने आप को तुरंत एक बैलेंस पोजीशन में लेके आना, ठीक है ना, उस बैलेंस एबिलिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे जिम्नास्टिक में जब भी हम कोई जंपिंग वगैरह मूवमेंट करते हैं उसके बाद तुरंत अपने आप को बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट है रिदम एबिलिटी। रिदम एबिलिटी कई गेम्स ऐसी होती हैं, ठीक है ना, कई एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो एक रिदम पे करनी होती हैं। म्यूजिकल रिदम हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कई बार जिम्नास्टिक जो है ना एक रिदम पे परफॉर्म करते हैं। कई बार ये जो रिदम है वो आउटसाइड डर होने की जगह हमारे इनर से भी होती है। मीन्स हमें अपने माइंड में जो रिदम सेट किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करते हैं। अडेप्टेशन एबिलिटी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसे चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेना, बॉडी उसके अकॉर्डिंग ही माइंड और बॉडी अपने आप परफॉर्म करें। कि सिचुएशन, कई बार टीम गेम होती है उसमें कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होना पड़ता है, बॉडी मूवमेंट्स हमारे उसी हिसाब से होती हैं, ठीक है ना।
ये जो सिचुएशन है एक्सपेक्टेड भी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन एबिलिटी, द एबिलिटी टू अटेन ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड इकोनॉमी of separate body movements and movements facing in motion action is called differentiation ability। मीन्स वो एबिलिटी, ठीक है ना, किसी भी काम में, किसी भी गेम्स में अगर हमें 100 बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और इकोनॉमी चाहिए, ठीक है ना, सेपरेट बॉडी मूवमेंट्स की, ठीक है ना, आपस में चाहिए, तो उस एक्शन को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा लास्ट कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है जो सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, अगर इसके बारे में बात करें तो सर्किट ट्रेनिंग को आर.ई. मॉर्गन एंड जी.टी. एडम्सन ने 1957 में इंट्रोड्यूस किया था। स्टूडेंट यहाँ पे एक याद चीज़ बात रखना कि मैंने कई जगह कुछ ट्रेनिंग मेथड के, ठीक है ना, जो ईयर हैं, ठीक है ना, उनको मेंशन किया है, तो आपने वो लर्न कर लेने हैं, क्योंकि जहाँ उनको इंट्रोड्यूस किसने किया है उनके बारे में लर्न कर लेना, रीज़न कि इनके बारे में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इन दिस ट्रेनिंग मेथड एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड विद अ सीरीज ऑफ वर्कआउट एट डिफरेंट स्टेशंस अरेंज विद इन ए स्पेसिफिक स्पेस और एरिया, कि मीन एक स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है ना, अलग अलग तरह के हम स्टेशन बना लेते हैं जिन पे हम अलग अलग तरह की जो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो कि पहले स्टेशन में हम पुशअप कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेशन में हम सिटअप्स कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेशन पे स्क्वाट्स, ठीक है ना, इसी तरह आगे अलग अलग स्टेशन पे हम अलग अलग तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये पूरी बॉडी के लिए हैं, जो कई बार किसी एक बॉडी मतलब अपर बॉडी पार्ट या लोअर बॉडी पार्ट के लिए सेपरेट एक्सरसाइज स्टेशन बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपर बॉडी के लिए हमने ये सर्किट ट्रेनिंग बनाई हुई है, जिसमें एक जगह हम प्रेसअप कर रहे हैं, 1 आर्म रो, बाइसेप कर्ल, ट्राइसेप, ठीक है ना, बेंच प्रेस, ये सारी एक्सरसाइज क्या है, अपर बॉडी के लिए हैं। मेथड्स ऑफ सर्किट ट्रेनिंग, मेथड्स कौन से हैं स्टूडेंट्स में? Continuous method and interval method. Interval. Continuous method. In this method, an athlete performs various exercise with the intensive below 60% of the maximum। कि मतलब इसमें वो जो अलग अलग तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म करता है ना, उसकी ओवरऑल कैपेसिटी का वो 60% तक ही यूज़ करता है, या 60% से कम यूज़ करता है, ठीक है ना। वो कम इंटेंसिटी यूज़ करता है, इसलिए वो ये सभी स्टेशन पे जो एक्सरसाइज है वो, ठीक है ना, बिना रुके कर पाता है स्टूडेंट्स, और इस समय उसकी क्या होती है, जनरल एंड्योरेंस डेवलप होती है। नेक्स्ट आता है इंटरवल मेथड। इंटरवल मेथड में क्या होता है, वो 60% से ज़्यादा अपने जो है स्ट्रेंथ को यूज़ करता है। इसमें उसे, ठीक है ना, 2 स्टेशन के बिटवीन रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर चुका होता है। टाइप्स ऑफ सर्किट ट्रेनिंग, जनरल सर्किट ट्रेनिंग एंड स्पेसिफिक। जनरल सर्किट ट्रेनिंग, in this type of training program different exercise are performed to develop general fitness of athlete, ठीक है ना। इसमें हम जनरल एक्सरसाइज ही, मतलब फिटनेस, जनरल फिटनेस के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइज ही रखते हैं, जैसे रनिंग, जंपिंग, ठीक है ना, फ्री हैंड एक्सरसाइज। दूसरी थी स्पेसिफिक सर्किट ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये स्पेसिफिक, ठीक है ना, एक्सरसाइज आर परफॉर्म टू डेवलप पर्टिकुलर बॉडी पार्ट और स्किल विच आर नीडेड टू ए पर्टिकुलर गेम और स्पोर्ट। कि किसी पर्टिकुलर गेम या स्पोर्ट्स के लिए अगर हमें जो किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है, इसमें वो करवाई जाती है सारी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के लिए वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज फॉर वेट लिफ्टर्स और जंपिंग एक्सरसाइज फॉर बास्केटबॉल प्लेयर। नेक्स्ट आता है इसमें एडवांटेजेस, या सुने आपकी बुक में इसके इम्पैक्ट भी बताए हुए हैं। इम्पैक्ट और डिसएडवांटेजेस नियर अबाउट सेम है, आप दोनों को मिक्स करके उसमें से मेन पॉइंट्स निकाल सकते हो। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले एडवांटेज है कैन बी परफॉर्म्ड एनीवेयर। इसके लिए स्टूडेंट्स आपके लिए कोई प्रॉपर स्पेस नहीं भी है तो आप अपने कमरे को, ठीक है ना, यूज़ कर सकते हो, उसमें अलग अलग स्टेशन बना के छोटे बच्चों को भी आप करवा सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ पे कम एक्सरसाइज होंगी, बट ये कि अच्छी हैं, फिर भी ना से तो अच्छे, कहते हैं ना, कुछ ना से तो कुछ ना करने से तो कुछ करना ही अच्छा होता है, ठीक है ना। चैलेंज यूर होल बॉडी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हम जब सर्किट ट्रेनिंग के लिए सर्किट बनाते हैं तो अलग अलग जो स्टेशन पे हम अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग एक्सरसाइज रखते हैं, जिससे हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, ठीक है ना। इसलिए हमारी पूरी बॉडी के लिए एक तरह से चैलेंज होता है। नेक्स्ट होता है बेस्ट मेथड फॉर बिगिनर्स। जो बिगिनर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए हम आसान जो है स्टेशन बना सकते हैं, ठीक है ना, ताकि उनके लिए सिंपल एक्सरसाइज रखते हैं, पहले सिंपल रखें फिर उसके बाद कम्प्लेक्स रखें, तो बिगिनर्स के लिए ये अच्छा रहता है। और अलग अलग फिटनेस जो लेवल है अलग अलग पर्सन का, उसके अकॉर्डिंग
अलग अलग फिटनेस के लेवल के अकॉर्डिंग हम अलग अलग तरह के स्टेशन बना सकते हैं। डजंट नीड मच इक्विपमेंट, इसमें हम हमारे पास अगर ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं भी है तो हम कम इक्विपमेंट से छोटा एक स्टेशन कम स्टेशन बना सकते हैं ताकि वो एक्सरसाइज कर सकें। इसके अलावा ठीक है ना, अगर और बात करें तो इससे टाइम भी सेव होता है, ठीक है, या फिर इससे बोर्डम भी नहीं फील होती, इंजरी रिस्क भी कम होते हैं, ठीक है। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, लाइटर वेट सबसे पहले, मतलब ये उन पर्सनस के लिए नहीं है स्टूडेंट जो ठीक है ना अपनी जो है बॉडी बिल्डिंग टाइप अपनी बॉडी बनाना बिल्डर टाइप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, मैसिव स्ट्रेंथ चाहते हैं, ठीक है ना, ये उनके लिए जो मतलब क्योंकि इसमें आपका जो वेट है कम होगा और आपकी जो फिटनेस है प्रॉपर बनेगी। कार्डिक एंड्योरेंस, इफ़ यू आर ट्रेनिंग फॉर एन एंड्योरेंस इवेंट सच एज मैराथन, ठीक है ना, circuit training will not provide you with the long cardiovascular session you need to optimal performance, ठीक है ना, you need to train for specificity for can only be achieved by covering a lot of miles in one workout। कार्डिक एंड्योरेंस स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। फैटिग मीन्स if you are participate in a specially vigorous circuit you may fatigue quickly as result your form can suffer and your risk injury, ठीक है ना, कैन और रेस्ट लॉन्गर मीन्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा सर्किट बना लेते हो इसमें, ठीक है ना, तो आपको जो अब बहुत जल्दी थक जाओगे और आपके रिस्क जो इंजरी के रिस्क भी बढ़ जाएंगे। इक्विपमेंट एंड स्पेस, तो जब हम वैसे तो हमें पता है कि इसमें कम इक्विपमेंट है, लेकिन अगर हमने पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेनी है तो इसमें हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और हमें स्पेस भी ज़्यादा चाहिए ताकि हम प्रॉपरली इसको कर सकें, ठीक है। तो इसमें ये इसके डिसएडवांटेज हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा, ठीक है ना, सर्किट ट्रेनिंग, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो स्टूडेंट यहाँ अब आपका ये यूनिट ख़त्म होती है। अब आपने इस यूनिट के जितने भी मैंने वीडियोस बना के डाली हैं उनको अच्छी तरह सुनना है, ठीक है ना, अच्छी तरह लर्न करना है उनके पॉइंट्स को, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।